तो नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमें अमेरिकी ओर बढ़ने के लिए या फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए एसेट होना बहुत ही ज़रूरी है और उस एसेट के जो इनकम के स्रोत है या जो एसेट है वह कौन कौन से प्रकार की होती है, इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद जो पैसिव इनकम होता है, उस पैसिव इनकम के जो स्रोत है उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। आज का जो हमारा वीडियो है वह है पोर्टफोलियो इनकम, यानी कि जिस प्रकार से एक बैग होती है उस बैग में अलग अलग प्रकार की चीज़ें भरी हुई होती है और उसी प्रकार से हम उसे पोर्टफोलियो ऐसा भी कहते हैं, लेकिन आर्थिक भाषा में उस बैग को ही हम पोर्टफोलियो ऐसा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें रिटर्न्स देने वाले इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसे हम साधन कहते हैं। वह कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मौल्यवान धातु हो सकते हैं, प्रीशियस मेटल्स कहते हैं। उसके बाद रियल इस्टेट होती है, शेयर्स होते हैं, पीपीएफ एनपीएस होती है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, एनसीडीज होते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, वह जो इंस्ट्रूमेंट्स है वह अलग अलग प्रकार के होते हैं, वह हमें रिटर्न्स देते हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट्स का जो रिटर्न्स होता है वह अलग अलग होता है और उसकी जो रिस्क होती है वह भी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वह है मौल्यवान धातु, जिसे हम प्रीशियस मेटल्स ऐसा कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, तो सोना और चांदी, ये जो महंगे धातु होते हैं वो होते हैं। हम क्या करते हैं, बाजार में जाकर सोना और चांदी खरीद लेते हैं, घर में रखते हैं, या अलंकार जो होते हैं, गहने होते हैं, उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आपने उस गहनों को फिर से कीमत कराई तो वह कीमत कम हो जाती है। अगर आपने यही सोना और चांदी यूनिट्स के रूप में खरीद लिए, जैसे कि गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं या जैसे शेयर्स होते हैं, उसी प्रकार से यह जो गोल्ड और सिल्वर है वह भी हम इसमें भी निवेश इस शेयर्स की तरह कर सकते हैं। उसके यूनिट्स हमें मिल जाते हैं। तो पहले यह जो सोना और चांदी है वह फिजिकल रूप में रखा जाता था, घर में रखा जाता था, गहनों के रूप में रखा जाता था, लेकिन अभी इसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसमें जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, जो गोल्ड ईटीएफ होते हैं, जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, इसमें हम निवेश कर सकते हैं और वहाँ पर हमें कोई भी खतरा नहीं है। यह हम लेकर डीमैट में रखते हैं, जिससे हमें कोई भी खतरा नहीं है। जो फिजिकल सोना और चांदी होते हैं उनको हमें चोरों से डर रहता है, खतरा रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है रियल इस्टेट का। रियल इस्टेट में क्या होता है कि जैसे कि ज़मीन हो, प्लॉट हो, या एक कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, शॉपिंग सेंटर हो, इसमें हम निवेश कर सकते हैं। अगर इसमें निवेश किया तो हमारी प्रॉपर्टी भी हो जाती है और उससे हमें अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो इसमें रिस्क भी कम रहती है और रिटर्न्स भी ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में रियल इस्टेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। और रियल इस्टेट में एक नया प्रकार आया है जिसे हम रिट्स कहते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर हमें बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए, बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर खोलना हो, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं है, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो थोड़े से पैसे भी आप इस रिट्स में हम निवेश कर सकते हैं। और उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन किया है, उनकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उनमें जो उनको रेंट मिलता है, उनमें से रेंट का जो हिस्सा है वो हमें मिल जाता है। जिस प्रकार से हम घर दूसरों को रेंट पर देते हैं तो उसी प्रकार से हमें वह रेंट मिलता रहता है। तो वह भी एक रिट्स का भी रियल इस्टेट में एक अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। उसके बारे में हम जो डिटेल्स है वह आगे आने वाली जो वीडियोस है उसमें हम देखेंगे। जो तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वह है शेयर्स का। अगर हमने अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीद लिए तो उन शेयर्स से हमें डिविडेंड मिलता रहता है। जो शेयर्स या जो कंपनीज हमें अच्छे रिटर्न्स देते हैं,
अगर उस शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट कर दी तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो वह है शेयर बाज़ार। वहाँ से अलग अलग कंपनियों के शेयर्स होते हैं। वहाँ पर जो अच्छे शेयर्स है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, अगर उसमें हमने इन्वेस्टमेंट कर दी तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। उसके बाद जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वह है पीपीएफ और एनपीएस। तो पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, ऐसी जो स्कीम्स है इसमें हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। जो गवर्नमेंट होता है वह गवर्नमेंट की यह स्कीम है एनपीएस और पीपीएफ। अगर इसमें हमने पैसे डाले तो हर साल आप 1.5 लाख रुपए तक या उससे भी ज़्यादा हम इसमें निवेश कर सकते हैं और हमें उस पर 8% या उसके दरमियान जो भी ब्याज होता है वह हमें मिलता रहता है और कंपाउंडिंग के रूप में वह बढ़ता ही जाता है, इसलिए उसमें भी निवेश करना सही है। उसके बाद जो अगला इंस्ट्रूमेंट्स है वह है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, अगर हमें गाड़ी चलानी नहीं आती लेकिन फिर भी हमें गाड़ी से जाना है तो हम क्या करेंगे, उस गाड़ी पर ड्राइवर रखेंगे, वह ड्राइवर गाड़ी चलाएगा और उसके साथ हम गाड़ी में जाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर आपको शेयर बाजार का ज्ञान नहीं है लेकिन आपको शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप म्यूचुअल फंड की ओर जा सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है वह क्या करते हैं कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके बदले में हम थोड़ा सा चार्ज उनको देते हैं और उसके बदले में हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वह शेयर बाज़ार में वह इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे हमें रिटर्न मिलते रहते हैं। उसकी जो यूनिट्स है, उस यूनिट्स की जो कीमत है वह बढ़ती रहती है। उसमें दूसरा भी पर्याय है, हमें अगर डिविडेंड चाहिए तो डिविडेंड भी मिल सकता है। तो म्यूचुअल फंड भी अच्छे होते हैं और उसमें अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप जो कंपनीज होती है उसमें लार्ज कैप यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी, मिड कैप यानी कि मध्यम प्रकार की कंपनीज और स्मॉल कैप यानी कि छोटी छोटी कंपनीज होती है। अगर हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग दूसरे प्रकार होते हैं, जैसे कि इक्विटी, सेक्टोरियल फंड होते हैं, डेबिट फंड होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का जो कंपनीज है उस कंपनी में वह कई रकम निवेश कर देते हैं, इसलिए उसे डेबिट फंड कहते हैं। उसके बाद हाइब्रिड फंड होते हैं। डेबिट और हाइब्रिड फंड में हमें रिटर्न ज़रा सा कम मिलते हैं लेकिन उसमें रिस्क भी कम होती है। उसके बाद इंडेक्स फंड होते हैं, ELS प्रकार के फंड होते हैं, जिसे हम जो हमारे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके हम इनकम टैक्स में राहत ले सकते हैं। उसके बाद अलग अलग प्रकार के फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, ऐसे अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स है। उसके बारे में भी अलग हम वीडियो बनाएंगे, उसमें जो डिटेल्स है वहाँ पर हम सीखेंगे। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वह है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स यानी कि जो वित्तीय संस्था होती है, जो गवर्नमेंट की वित्तीय संस्थाएं होती है, सरकारी एजेंसीज होती है या सरकार की जो कॉरपोरेशंस होती है, वह लोगों से कर्जा ले लेते हैं। तो कर्जा लेने के लिए वह बॉन्ड्स के रूप में वह जो बॉन्ड है वह बाज़ार में उतारते हैं और लोगों को बेचते हैं। जिसको भी इंटरेस्ट है वह लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उस बॉन्ड्स को खरीद लेते हैं और उन्होंने जो समय सीमा निश्चित की है, जैसे कि 1 साल 2 साल, तो उसके बाद हमें उसका जो ब्याज दर है वह ब्याज दर से यानी कि इंटरेस्ट रेट और उसके हिसाब से जो भी इंटरेस्ट होगा वह इंटरेस्ट और हमारी रकम वह दोनों हमें फिर से वापस मिल जाते हैं। तो उसमें भी हमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं और वहाँ पर हमें सिक्योरिटी मिलती है। उसके बाद जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वह है एनसीडीज। तो एनसीडीज यानी कि नॉन कन्वर्सेबल डिबेंचर्स, जिसे हम फिर सिर्फ डिबेंचर्स ऐसा भी कहते हैं। तो यह जो डिबेंचर्स होते हैं वह प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो वह लॉन्च करती है। जिसको लेना है वह डिबेंचर्स ले सकते हैं। डिबेंचर्स यानी कि वह जो प्राइवेट कंपनीज और सरकारी कंपनीज है वह भी कर्जा ही लेते हैं और उसके बदले में वह जिसने निवेश किया है उनको ब्याज देती है और उसका जो ब्याज दर होता है वह ज़्यादा होता है
10%, 9% या 11% भी हो सकता है, जैसे कि एफडी हो, सेविंग अकाउंट हो, उससे भी ज़्यादा है तो इसमें हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। यह अलग अलग प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका हम सही इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं और हम अमीरी की ओर जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी जो रकम है, हमारी जो सेविंग है, वह घर पर ही रख दी, सेविंग अकाउंट में ही रख दी, तो वह रकम उतनी ही रहेगी। अगर हमने इसी प्रकार से पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्टमेंट कर दी तो हमें 1 महीने में या 3 महीने में या 1 साल में हमें रिटर्न मिलते रहते हैं। हमारी जो इनकम है पोर्टफोलियो से वह चालू रहती है। इसलिए हम उसे कहते हैं कि पैसों को काम पर लगाना। यहाँ पर हमारे लिए पैसे काम करते हैं और उन्हीं पैसों से, इन इंस्ट्रूमेंट के जरिए, इस पोर्टफोलियो के जरिए हम आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, वह भी रेगुलरली। इसलिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बना लेते हैं और उसके जरिए उनको आमदनी होती रहती है, वह भी रेगुलर तरीके से होती रहती है। इसलिए हमें पोर्टफोलियो बनाना आवश्यक होता है। और उसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, हमें टर्म इंश्योरेंस भी लेना आवश्यक है। टर्म इंश्योरेंस किस लिए चाहिए? अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारी जो इनकम है वह बंद हो जाएगी और हम पर जो गुजारा करने वाले जो सदस्य है उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमें टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए? अगर हमारी जो साल की इनकम है उस इनकम को 20 से गुना दिया जाए तो जो रकम होती है उतनी रकम की हमें टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए। उसके बाद और एक ध्यान में रखने वाली बात है, वो है हमारे पास कैश की होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि नकद रखना बहुत ही ज़रूरी है। वह भी 10% रखना आवश्यक है। क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई भी इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि हम बीमार पड़ गए या हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो वहाँ पर हमारे पास कैश होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने सभी रकम इसमें निवेश कर दी और इमरजेंसी आ गई तो हमें वह जो पैसे है वह पैसे कैश में नहीं मिलेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, कैश में उसमें से 10% रकम रखेंगे, ताकि अगर हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो उन पैसों का हमें उपयोग हो जाए। तो इसी प्रकार से हमें पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए। और इसमें जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में, एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या क्या होता है, रिस्क कितने होते हैं, रिटर्न कितने होते हैं, वह कैसे लेते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जो अगले आने वाली वीडियोज़ है उस वीडियो में एक एक हिस्से पर या एक एक इंस्ट्रूमेंट पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और वह हम खरीद भी लेंगे, उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो इसी प्रकार से आगे भी आप देखते रहिए। पोर्टफोलियो इनकम से हम रेगुलरली इनकम प्राप्त कर सकते हैं और हम फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर जा सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों।